Everyone. Good morning. यस, गुड मॉर्निंग। रिवीजन हो गई कल के सेशन की? यस। नो। गुड मॉर्निंग प्रियंका। यस। ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके। और कितने डॉस कमांड्स लिखे आपने? 15, 20? ओके। 25? ओके। इम्पोर्टेंट ही लिखे। ओके हर्षद, नो प्रॉब्लम। ओके अपर्णा। तो अगर मुझे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में एंट्री करनी है या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड लगेगी? नाइस। सीडी। चेंज डायरेक्टरी। करेक्ट। और अगर मुझे एक फाइल का जो भी डेटा है, एक फाइल का डेटा दूसरे फाइल में कॉपी करना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड है? करेक्ट, तो कॉपी करके कमांड है। और कॉपी के लिए एक और अल्टरनेटिव है, वो देखा आपने? नहीं, एक्स कॉपी। करेक्ट। एमवी तो मूव करने के लिए है शक्ति। अगर एक फोल्डर से मूव करनी है, उस टाइम पे आप मूव कमांड, एमवी कमांड ये यूज करोगे। ओके। और फाइल में बहुत सारा टेक्स्ट है, उसमें से मुझे एक टेक्स्ट या एक लाइन उस पूरे फाइल में एग्जिस्ट करती है या नहीं, वो चेक करना है। तो मैं कर सकती हूँ क्या यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, यूजिंग दीज कमांड्स? ओके। यस। फाइंड करके ही कमांड है जो हमें हेल्प करती है। एक लाइन आपके फाइल में से वो फाइल में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, सब स्ट्रिंग सर्च करना जिसे हम कहते हैं, राइट? तो वो काम फाइंड करती है। और अपने फाइल में जो भी डेटा है वो डेटा एज इट इज अगर मुझे राइट डाउन करना है कंसोल पे, तो उसके लिए कौन सी कमांड है? फाइल में जो भी डेटा है वो सारा कंसोल पे राइट करना है। विच कमांड? कंसोल मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट। जो कमांड प्रॉम्प्ट हम सीएमडी टाइप करके सिंपल ओपन हो जाता है ना, दैट इज नथिंग कंसोल।
टाइप करके कमांड है। ओके, सो यूजिंग दैट टाइप कमांड, जो भी फाइल में डेटा है वो सारा डेटा आप कंसोल पे आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे डिस्प्ले कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। सिंपल हमें लिखना है टाइप, देन फाइल नेम। हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप फाइल कॉपी कर रहे हो, फाइल क्रिएट कर रहे हो, फाइल मूव कर रहे हो, या फिर फाइल का डेटा आपको राइट करना है, हर एक सिचुएशन में आपको फाइल नेम कंपलसरी विथ एक्सटेंशन देना है। ठीक है? ओके। लेकिन फिर भी किसी ने रिवीजन के जो नोट्स है खुद के, वो ग्रुप पे नहीं शेयर किए, ऐसा क्यों? डोंट टेल मी कि आप कल भी भूल गए। यस। ओके, मेमोरी डायग्राम मैंने ड्रॉ करने के लिए कही थी 5 टाइम्स। ये हुआ है? यस। ओके, नाइस। और नोट्स क्यों नहीं बनाए? ये रीज़न मुझे पता चल सकता है क्या प्लीज़? ठीक है, अब इन नोट्स का थोड़ा-सा सीरियसनेस हमें लेना होगा। आप में से ही आप खुद डिसाइड करो, कौन लीडर बनना चाहता है, कौन आपके क्लास का सीआर बनना चाहता है, क्योंकि एज़ यू नो मंडे से अपने लैब सेशन स्टार्ट हो गए, राइट? तो जो भी लैब ट्रेनर्स हैं, वो अपने लेक्चर में आके तो नहीं बैठने वाले, करेक्ट है? यस मुज़म्मिल, बोलो। सीआर बनोगे? नाइस। तो हर रोज़ जो टॉपिक हो रहे हैं, उसके नोट्स आपको ग्रुप पे शेयर करने हैं, करोगे? विल ट्राई। ओके। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन मुझे सबसे ही है, प्लीज़ ये अंडरस्टैंड करो। आप रिवाइज़ कर रहे हो, तो कितने ऑप्टिमाइज़ तरीके से रिवाइज़ कर रहे हो, या कितने डेप्थ में जाके आप वो रिवीजन कर रहे हो, आपके खुद के नोट्स क्रिएट कर रहे हो, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है या इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आप अगर वो नोट्स शेयर कर रहे हो ग्रुप पे, तो वो मुझे भी समझ में आएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक जा रही है, या आपसे कोई पॉइंट मिस हुआ है क्या? सो दैट आई कैन गाइड अकॉर्डिंगली। नहीं तो आपको लगेगा नहीं हमने किया है और वो वैसे ही रह गया। ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा समझो और खुद के नोट्स क्रिएट करो। नोट्स क्रिएट करने के लिए मुझे आपको एक टिप देनी है। मतलब अभी तक आपने नोट्स कैसे क्रिएट करे किए हैं आई डोंट नो। लेकिन अगर हम कुछ इस तरीके से फॉलो करते हैं पैटर्न, तो नोट्स इजीली कोई भी रीड करता है तो उसे समझ में आ जाएंगे। नोट्स लिख के नहीं दिखाऊंगी ऑब्वियसली, लेकिन पैटर्न अगर आप वो फॉलो करते हो तो आपको भी हेल्प होगी, इसलिए बस पैटर्न जो है वो आपको बता रही हूँ। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप नोट्स क्रिएट करते हो ना, वहां पे 3 क्वेश्चंस आपके पास आने ही चाहिए। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ठीक है? व्हाट में क्या आएगा? क्या करना है? क्यों करना है? एंड हाउ मीन्स कैसे करना है? तो हाउ का आंसर हमेशा विथ वन एग्जाम्पल रहेगा। जैसे कि मुझे कोई भी एक फाइल का डेटा कंसोल पे कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रिंट करना है। सो व्हाट आई विल सिंपली राइट, टाइप फाइल नेम डॉट टीएक्सटी, अगर वो टेक्स्ट फाइल है तो डॉट टीएक्सटी, राइट? क्या करना था हमें? डॉस कमांड्स ट्राई करने थे। डॉस कमांड्स क्यों यूज करते हैं? वाई का आंसर यहाँ पे आएगा।
Why DOS commands? We can access all the data from the computer. हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, बस 1 मिनट दो, मुझे नेटवर्क चेंज करना होगा, लाइट चली गई है। यस, अब स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? यस, और आवाज भी क्लियर आ रही है? यस। ओके, थैंक यू। ओके, सो व्हाई डॉस कमांड्स? डॉस कमांड्स मतलब क्या है? वो आंसर आपका आएगा व्हाट में, ठीक है? और हाउ में बस एक एग्जांपल लिखना है। अब आप व्हाट, व्हाई, हाउ ये हर एक कमांड के लिए लिखोगे क्या? ऑब्वियसली नॉट। आपके व्हाट और व्हाई का आंसर जेनेरिक होना चाहिए, जो हर एक डॉस कमांड के लिए एप्लीकेबल है। फिर हाउ में एक एग्जांपल आप टाइप करके दिखा सकते हो, नोट डाउन करके लिख सकते हो खुद के लिए कि हाँ, हमें इस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करना है। और फिर इसके आगे आपकी जो कमांड्स की लिस्ट है वो आएगी, या फिर आपकी अब पहले से ही कमांड्स की लिस्ट रेडी है, तो उसके बाद ये सब लिस्ट जो हमने लिखी है या ये जो कमांड्स हमने लिखे हैं वो क्यों, कैसे, वो सारी चीजें आप लिख देना, ठीक है? यहाँ तक ओके है एवरीवन? यस, और आपकी रिवीजन भी हो गई है। सो कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन है। यस, डू वी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट सेम फाइल? ओके अपर्णा? यस, सिंपल क्वेश्चन है, डू वी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट सेम फाइल? ओके सिद्धांत? ओके। ओके रानी? रिवीजन अगर स्ट्रॉन्ग की है ना, तो इसका आंसर तुरंत आ जाएगा, फिर आपने कितनी भी टर्बो सी पे काम किया हो, क्योंकि टर्बो सी में ये पता ही नहीं चलता है कि भाई जो फाइल हम कंपाइल कर रहे हैं वो अलग है और जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो अलग है। टर्बो सी हमें कंप्लीटली डार्कनेस में रखता है, अंधेरे में रखता है, कुछ पता नहीं चलता पीछे क्या चल रहा है। करेक्ट? और इसीलिए कहा जाता है टर्बो सी स्टार्टिंग के लिए अच्छा है, लेकिन अगर हमें एंड तक जाना है तो टर्बो सी इज द वर्स्ट कंपाइलर। और जिन्होंने रिवीजन की है उनका आंसर तुरंत आ गया कि नहीं, वी डू नॉट कंपाइल एंड एग्जीक्यूट सेम फाइल, क्योंकि हम कंपाइल कौन सी फाइल करते हैं? एज सिद्धांत से, वी कंपाइल सोर्स फाइल एंड वी एग्जीक्यूट बाइनरी फाइल। करेक्ट है? नाइस। ओके, देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी प्रोग्रामिंग का कोड जिन्होंने भी किया है, जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग किया है बेसिकली, उनके लिए क्वेश्चन है, और जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग किया ही नहीं है उन वो आई डोंट नो आईडीके ये आंसर दे सकते हैं, ठीक है? तो जब आप सी प्रोग्रामिंग का कोड लिखते हो तो हैश इंक्लूड stdio.h ये लिखना कंपलसरी है क्या? ये खास मुजम्मिल के लिए आई डोंट नो मैंने लिख के रखा था। यस।
ओके, वेरी नाइस। इंटरेस्टिंगली सबके आंसर्स गलत हैं और यहीं पे हम अलग रहेंगे, ठीक है? हम मतलब कौन? आप और मैं, सबको मिला के हम बोल रही हूँ। यहीं से डिफरेंस स्टार्ट होता है। जो कॉलेज में पढ़ाया था, वो कितना बकवास था और एक्चुअल रियलिटी क्या है, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी। क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन किया था, हम सी प्रोग्रामिंग में ये कंपलसरी है क्या, राइट? हैश इंक्लूड stdio डॉट h ये लिखना सी प्रोग्रामिंग में कंपलसरी है क्या? तो इसका क्लियर कट आंसर है नो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह सकते हैं ऐसा कैसे मैम, हमने खुद से एरर देखा है, एरर आया था, फिर हैश इंक्लूड लिखने के बाद वो चला गया, आपने कभी कोडिंग की है क्या? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर पिक्चर में आता है आपका एक्सटेंशन। अगर आपके कोड का एक्सटेंशन है डॉट सी, आपकी सोर्स फाइल, हम फाइल कह रहे हैं ना, कोई भी फाइल हो एक्सटेंशन रहता है। तो सोर्स फाइल में, जिस फाइल में आपने कोड लिखा है, उस फाइल का एक्सटेंशन अगर है डॉट सी, तो आपने हैश इंक्लूड stdio डॉट h नहीं लिखा, फिर भी आपको एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने लिखा है एक्सटेंशन डॉट cpp, इन दिस केस आपको एरर आएगा और आपको कहा जाएगा कि आपको कंपलसरी हैश इंक्लूड stdio डॉट h लिखना ही होगा। अब सिर्फ इन दोनों का कंपैरिजन क्यों चल रहा है? क्योंकि आई होप यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी ये लाइन लिख के लेनी है एवरीवन। लाइन क्या है? C is a subset of C++. C is a subset of C++. और हो जाता है तो डन का डी टाइप कर दो। ओके, सो यस, C is a subset of C++. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक कंपाइलर क्रिएट करना है, ठीक है? एग्जाम्पल है, सच में कंपाइलर क्रिएट नहीं करना है, सिंपल एग्जाम्पल है। अगर आपको कहा जाता है कि कंपाइलर क्रिएट करो, और आपको कंपाइलर क्रिएट करना है सी के लिए भी और सी प्लस प्लस के लिए भी, तो आप क्या करोगे? दोनों के लिए सेपरेट कंपाइलर क्रिएट करोगे या कुछ आपके पास ट्रिक है? ओके विष्णु, जिनका कहना है दो कंपाइलर्स क्रिएट करेंगे, वो सिर्फ टू टाइप करो। और अगर आप कोई भी एक ही कंपाइलर क्रिएट करना चाहते हो, तो उस कंपाइलर का नाम बता दो। अपने पास दो लैंग्वेजेस है मुझे मिली, सी और सी प्लस प्लस, करेक्ट? इन्हें डिकोड करने के लिए हमें कंपाइलर क्रिएट करना है, दोनों के लिए क्रिएट करना है। तो आप कौन से लैंग्वेज के लिए कंपाइलर क्रिएट करोगे? सी के लिए, सीपीपी के लिए, या दोनों के लिए अलग अलग करोगे? गुड, परफेक्ट। और रीजन क्या है? वाई सीपीपी? आपके एक्सप्लेनेशन स्किल्स बस मैं देखना चाहती हूँ। सी इज अ सबसेट ऑफ सीपीपी, परफेक्ट। सो सी इज अ सबसेट ऑफ सीपीपी है, परफेक्ट, सुपर सेट।
तो सीपीपी का कंपाइलर अगर क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट सी के लिए भी एप्लीकेबल हो ही जाएगा। नाइस। ओके, चलो। तो अब इस डिस्कशन पे आ ही गए हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच डॉट सी एक्सटेंशन है तो कंपलसरी नहीं रहेगा, डॉट सीपीपी एक्सटेंशन है तो कंपलसरी रहेगा। तो इसी के साथ हम अपना आगे का जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। एक्सटेंशन तक आए हैं तो ऑब्वियसली सोर्स कोड या सी प्रोग्रामिंग का जो कोड हमें लिखना है उसके गाइडलाइंस देखने होंगे, फ्लो देखना होगा। तो वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इससे पहले एक बार हमने जो कल कंपाइलर्स की स्टोरी देखी थी उसे नेम दे देते हैं। ओके, मतलब क्या? डेवलप क्या करेंगे हम? व्हाट वी विल डेवलप? सोर्स कोड। परफेक्ट। तो अब हम सोर्स कोड को नेम दे सकते हैं क्या? वी विल डेवलप सोर्स कोड। इस सोर्स कोड को ही हम नेम दे सकते हैं सोर्स डॉट सी। करेक्ट। इसे आप फाइल नेम दे देते हैं सोर्स। सी प्रोग्रामिंग चल रहा है इसलिए सोर्स डॉट सी। आफ्टर दैट व्हाट वी विल कंपाइल, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? यहाँ पे अपना कंपाइलर रहेगा विच विल कंपाइल सोर्स कोड। करेक्ट है। एंड देन अपनी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? यस, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? When we compile source code, it will gives us binary file. करेक्ट है। यस। तो बाइनरी फाइल हमें सेकेंड स्टेप में मिल गई। तो थर्ड स्टेप क्या रहेगी आपकी? रन और एग्जीक्यूट। करेक्ट। अब रन और एग्जीक्यूट क्या करेंगे हम? परफेक्ट। सो थर्ड स्टेप विल बी रन और एग्जीक्यूट बाइनरी फाइल। और ये बाइनरी फाइल रन या एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा? परफेक्ट। ओएस एंड प्रोसेसर। एंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? आउटपुट। एग्जीक्यूट करने के बाद वी विल गेट द आउटपुट। परफेक्ट। चलो, तो अब जो कमांड्स हमने लिखे थे वो कमांड्स इस प्रोसेस से रिलेट कैसे होते हैं वो हमें देखना है। जब आप सोर्स कोड लिखते हो तो सोर्स कोड लिखने के बाद आप उसे सेव करोगे कंट्रोल एस की हेल्प से। आप कमांड दे रहे हो। करेक्ट। सो इसे आपने कमांड दे दी vi source डॉट सी। ठीक है। इसकी हेल्प से आपका जो सोर्स कोड है वो स्टोर हो जाए। अब आपको इसी सोर्स कोड को कंपाइल करना है। तो कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए अगर आपके पास माउस वगैरह नहीं है, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे ये सारी प्रोसेसिंग कर रहे हो, to compile this source.c file, we have to write gcc source.c। अब नोटिस करो यहाँ पे, ठीक है। ये जो है वो कमांड है, ठीक है।
सेम, ये जो है ये कमांड है। और जो नेक्स्ट हमने लिखा है सोर्स डॉट सी, इट इज नथिंग बट फाइल नेम। ओके, ये कलर कॉम्बिनेशन जानबूझ के कर रही हूँ, तो ये समझ लो थोड़ा सा। सोर्स कोड पहले हमने सेव किया, डेवलप किया। आफ्टर दैट जीसीसी सोर्स डॉट सी लिख के मैंने फाइल को कंपाइल किया। दिस कमांड विल गिव्स अस बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल जो क्रिएट हो रही है वो कुछ ऐसे रहेगी। बाइनरी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, बाइनरी फाइल का जो नेम रहता है वो रहेगा a डॉट आउट। अगर लिनक्स में है तो एक्सटेंशन रहेगा a डॉट आउट, जो बाइनरी फाइल आपकी क्रिएट हो रही है उसका। यही अगर आप विंडोज में कर रहे हो तो यहाँ पे एक्सटेंशन रहेगा a डॉट exe। ठीक है, इवन मैक में भी अगर किसके पास मैक है तो मैक ओएस में भी एक्सटेंशन a डॉट आउट ही रहता है। विंडोज में ही आपको a डॉट exe ये एक्सटेंशन देखने मिलेगा। इसे थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख देते हैं। इसे कंपाइल करने के बाद हमें या तो मिलेगा a डॉट आउट या फिर a डॉट exe। ये दोनों भी क्या है, बाइनरी फाइल्स। ओके, यस। और हम एग्जीक्यूट कौन सी फाइल करते हैं हमेशा? वी ऑलवेज एग्जीक्यूट बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल एग्जीक्यूट करने की जो प्रोसेस है उसके लिए आपकी कमांड रहेगी डॉट, एक मिनट, डॉट स्लैश a डॉट आउट। ठीक है, तो डॉट स्लैश a डॉट आउट जब आप लिख रहे हो तो इसमें से ये जो डॉट स्लैश लिखा है ना, ये क्या है, आपकी कमांड है। और जो आपने a डॉट आउट लिखा है वो क्या है, फाइल नेम है। ओके, तो अपने जो कमांड्स हमने जो कल लिखे वो कमांड्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके थ्रू आउट द जर्नी ये कमांड्स लग रहे हैं। कमांड देन फाइल नेम, कमांड देन फाइल नेम, कमांड देन फाइल नेम। ओके, और वो भी कंपलसरी विथ एक्सटेंशंस। आप कभी भी डॉट सी, ये जो सोर्स फाइल है, या विथ डॉट सी डॉट सीपीपी एक्सटेंशंस वाले जो फाइल्स है उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आपको कंपलसरी बाइनरी फाइल्स को ही एग्जीक्यूट करना होगा। और बाइनरी फाइल का नेम ये हमने नहीं दिया a डॉट आउट करके। आउट क्यों है? क्योंकि उसे आउटपुट फाइल कहा जाता है। फिर यहाँ पे exe क्यों है? क्योंकि फाइल्स को एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कहा जाता है। ठीक है, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वर्ड पैड वगैरह यूज करते होगे, राइट? सो इन वर्ड पैड को अगर हम ओपन विथ फाइल लोकेशन करके देखते हैं, आई डोंट नो ये विजिबल रहेगा या नहीं। अगर लैपटॉप से कनेक्ट किया है तो आप देख सकते हो। अगर आप चेक करोगे, ये जो टारगेट है वो मैं कॉपी कर रही हूँ आपको डिस्प्ले करने के लिए। तो ये टारगेट पे ऐसा कुछ तो लिखा है, और आप एक्सटेंशन यहाँ पे देख सकते हो, winword डॉट exe। मतलब आपको सॉफ्टवेयर दिया है क्या उन्होंने? नहीं, आपको क्या दी है, एग्जीक्यूटेबल फाइल दी है। दैट्स वाई एक्सटेंशन इज डॉट exe। और जब आप इस डॉट exe फाइल पे, एग्जीक्यूटेबल फाइल पे, बाइनरी फाइल पे डबल क्लिक करते हो तो एप्लीकेशन ओपन होता है, एप्लीकेशन रन होता है। वही आपके कोड के साथ भी होने वाला है। ठीक है, आप फाइल कंपाइल करोगे, आपके पास बाइनरी फाइल क्रिएट होगी, या तो a डॉट आउट की हेल्प से, मतलब एक्सटेंशन या तो डॉट आउट रहेगा या फिर डॉट exe। अगेन जैसे मैंने कहा, मैक ओएस पे अगर आप फाइल कंपाइल कर रहे हो, मैक या लिनक्स पे, तो एक्सटेंशन डॉट आउट आएगा। और वही अगर आप विंडोज पे कर रहे हो तो एक्सटेंशन डॉट exe आएगा। ओके, और फाइल नेम उन्होंने क्या दिया है, ए, तो ये बाय डिफॉल्ट आता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि इस फाइल का नेम हम चेंज कर सकते हैं क्या? तो यस, कर सकते हैं। इस ए की जगह पे मुझे खुद का नाम देना है, प्रगति डॉट आउट बोल के, तो कर सकते हैं। ये क्लियर है?
ये सारी चीजें पहले से ही हमें पता थी। ऐसा कोई है जो है वो पी टाइप करो कि हमें ये पहले से ही पता था। कौन सा वाला मुजम्मिल? अगर हमें ओएस क्या करता है, बाइनरी फाइल एग्जीक्यूट करता है, राइट? तो बाइनरी फाइल अगर एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए कमांड है डॉट स्लैश ए डॉट आउट। इसमें से डॉट स्लैश ये कमांड है और ए डॉट आउट ये आपका फाइल नेम है। कलर कॉम्बिनेशन देखो, ब्लैक मतलब कमांड है, ग्रीन मतलब फाइल नेम है। यस। एनीवन कि ये प्रोसेस पहले से ही पता थी। चल तो कुछ हम अच्छा कर रहे हैं, राइट? अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ फील आ रहा है? यहाँ पे तो यस बोलो, नहीं तो पहले से पता था वो बोलो। कुछ तो आंसर दो यार। अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके, सो एज आई सेड, इसी को कंटिन्यू करके, बाय द वे कमांड्स का इंपॉर्टेंस क्लियर है ना आपको एवरीवन? ये कमांड्स हम क्यों देख रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब क्लियर है? यस। सो इसके आगे जो हम पॉइंट देखने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट स्ट्रक्चर और गाइडलाइंस फॉर सी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना होगा ना अब। इसी टाइम का हम कब से वेट कर रहे थे, फाइनली आ गई। तो सबसे पहले जो गाइडलाइन है वो है, अगर आप सी प्रोग्रामिंग में कोड कर रहे हो, एक्सटेंशन मस्ट बी सी। तो यहाँ पे फाइल नेम आपको देना है सोर्स डॉट सी, एक्सटेंशन मस्ट बी सी। ओके। अगर ये एक्सटेंशन पे आप ध्यान नहीं दोगे, यहाँ पे अगर एक्सटेंशन डॉट सीपीपी हो जाता है तो फिर हेडर फाइल इंक्लूजन का एरर आपको आएगा, मतलब कंपलसरी हेडर फाइल इंक्लूड करनी ही होगी, नहीं करते हो तो एरर आएगा। ये सारी चीजें स्टार्ट होती है। इसलिए सबसे पहले देखना है एक्सटेंशन आपने करेक्ट दिया है क्या, जो डेव सी प्लस प्लस हम यूज करने वाले हैं। तो वहां पे अगेन जैसे आपने क्या चूज किया कि हम सीपीपी का कंपाइलर क्रिएट करेंगे, क्यों? क्योंकि सीपीपी का कंपाइलर क्रिएट करते तो उसमें सी इंक्लूड रहेगा ना। तो वैसे ही डेव सी प्लस प्लस का भी है, आप सी के लिए उसे इंस्टॉल करोगे लेकिन वहां पे सीपीपी भी चलता है, और बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन वाज डॉट सीपीपी। तो बाय डिफॉल्ट डॉट सीपीपी ही एक्सटेंशन रहेगा, आपको ध्यान से उसे डॉट सी करना है। ओके। यस। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा फाइल, मतलब फाइल तो सेव कर ली। फर्स्ट पॉइंट रहेगा कमेंट्स। तो सी में अगर आपको कमेंट्स देने हैं तो हमें कौन से कमांड, कौन से टाइप पता है कमेंट्स के? स्लैश स्टार एंड देन स्टार स्लैश, करेक्ट? ये मल्टी लाइन के लिए हम कमांड यूज करते हैं। अगर मल्टीपल लाइंस कमेंट करने हैं तो कौन सी कमेंट है? स्लैश स्टार, स्टार स्लैश। और एक और कमा टाइप है कमेंट्स का, वो है डबल स्लैश। परफेक्ट। अब ये हमें पता नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि ये जो आपने लिखा है ना डबल स्लैश, ये सिर्फ और सिर्फ सीपीपी में ही अलाउड है। अगर आपको सी में कमेंट्स देने हैं
तो आपको कंपल्सरी यही पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। अब सी अपग्रेड हो चुका है, क्योंकि जैसे हमने कहा सी इज़ अ सबसेट ऑफ सीपीपी। तो अब सी हमें सिंगल लाइन कमेंट्स अलाउ करता है क्या? यस। अब सी हमें डबल स्लैश वाली जो सिंगल लाइन कमांड है, सिंगल लाइन कमेंट से वो अलाउ करता है। लेकिन इनिशियली अगर आप कोई भी प्योर सी ओरिएंटेड कंपाइलर देखोगे, तो प्योर सी ओरिएंटेड कंपाइलर कभी भी आपको सिंगल लाइन कमेंट अलाउ नहीं करेगा। आपको कंपल्सरी मल्टी लाइन कमेंट ही यूज करने होंगे। तो अगर आप किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाते हो और कंपनी इंटरव्यूज में एप्टीट्यूड में स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन आता है कि नीचे लिखा हुआ कोड सक्सेसफुली कंपाइल होगा या नहीं, करेक्ट? और वहां पे उन्होंने सिंगल लाइन कमेंट्स दिए हैं, और अगर वो आपकी कंप्लीट सी ओरिएंटेड है, उन्होंने बताया है कि फॉलोइंग कोड इज बेस्ड ऑन सी प्रोग्रामिंग, तो वो क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड अगर क्वेश्चन है और सिंगल लाइन आप कमेंट दे रहे हो, तो वहां पे कंपाइलेशन एरर आएगा। क्लियर है? अगर क्लियर है तो सी टाइप करो, रिपीट करना है तो आर टाइप करो, प्लीज एवरीवन। ओके, तो यस आकिया, अगर हम सी प्रोग्रामिंग में कोडिंग कर रहे हैं और कंप्लीटली सी ओरिएंटेड कंपाइलर है, कंप्लीटली सी ओरिएंटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो एमसीक्यू के, और वहां पे उन्होंने अगर आपको पूछा कि सिंगल लाइन कमेंट वैलिड है क्या, या हम सिंगल लाइन कमेंट्स दे सकते हैं क्या, तो सी में सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए आपको कंपाइलेशन एरर आएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि सी में प्योरली सी ओरिएंटेड कंपाइलर्स जो होते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ मल्टी लाइन कमेंट्स ही अलाउड है। ओके? लेकिन अगर आपके कंपाइलर सीपीपी और सी इन दोनों के लिए डिजाइन किए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल डेव सीपीपी, ठीक है, तो इस कंपाइलर में आपको कभी भी सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्योरली सी ओरिएंटेड कंपाइलर है क्या? नहीं, दिस इज मिक्स सी प्लस प्लस और सी, इन दोनों को मिला के ये कंपाइलर क्रिएट किया गया है, या दोनों के लिए ये कंपाइलर क्रिएट किया गया है। तो ऐसे कंपाइलर्स में आपको सिंगल लाइन कमेंट्स भी अलाउड है, मल्टी लाइन कमेंट्स भी अलाउड है। ओके, ये क्लियर है एवरीवन? यस आकिया, प्रियंका, शक्ति, इज इट क्लियर? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स के पीछे सी सीपीपी ये भी रीजन हो सकता है, लेकिन ये रीजन है। फाइन। तो अब आपको सी प्रोग्रामिंग में कोडिंग करते टाइम सिंगल लाइन कमेंट्स अलाउ किए जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा अब कोई भी कंपाइलर प्योरली सी ओरिएंटेड नहीं है। तो अब सी डबल स्लैश मतलब सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स दोनों भी सपोर्ट किए जाते हैं। ये हुआ कमेंट्स के बारे में। आफ्टर दैट यहाँ पे है हेडर फाइल इंक्लूजन। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? हेडर फाइल इंक्लूजन। ओके, अब हेडर फाइल इंक्लूजन में भी अगेन अपने पास ऑप्शंस है, जैसे अभी हमने डिस्कस किए थे। अगर आप सी में कोडिंग कर रहे हो, तो फॉर सी इट इज ऑप्शनल, करेक्ट है? आप हेडर फाइल इंक्लूड करो ना करो, कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में कोड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शनल रहेगा। लेकिन फॉर सीपीपी हेडर फाइल इंक्लूजन इज मैंडेटरी। क्लियर है?
For CPP, it is mandatory. For C, it is optional. Same goes with comments. Not necessary आपके हर एक कोड में कुछ ना कुछ कमेंट्स रहेंगे ही, करेक्ट? तो कमेंट्स आप सी में जाओ, सीपीपी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कमेंट्स भी कमेंट्स आर ऑप्शनल, ठीक है? ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपके सोर्स फाइल में, दैट विल बी ग्लोबल डिक्लेरेशंस इफ एनी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल डिक्लेरेशन। हमने क्वेश्चन किया इफ एनी, हेडर फाइल्स आगे जाके क्लियर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हमें हेडर फाइल्स लगते हैं इट इज लाइक लाइब्रेरीज। अगर वो लाइब्रेरीज रहेगी तो हम आगे का कोडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ ऑलरेडी प्रोवाइडेड डेटा उससे यूज कर सकते हैं। हाँ, चलो, सो थर्ड पॉइंट इज ग्लोबल डिक्लेरेशन। क्वेश्चन में ही था इफ एनी, इट सिंपली मीन्स इट इज ऑप्शनल, ये कंपल्सरी नहीं है। सी में जाओ, सीपीपी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ग्लोबल डिक्लेरेशन आर ऑप्शनल। इसके बाद अपना एक्चुअल पॉइंट आता है, एंड वो है आपका मेन फंक्शन, ठीक है? और मेन फंक्शन ये कंपल्सरी या ये मैंडेटरी है। विदाउट मेन फंक्शन आप आगे नहीं जा सकते। आपके कोड में मेन फंक्शन है तभी आपका कोड एग्जीक्यूटेबल बन सकता है, अदरवाइज आपका कोड एग्जीक्यूटेबल नहीं बनेगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट इज अदर फंक्शंस। इफ एनी, इसी क्वेश्चन से ये भी क्लियर हुआ कि ये वाला पार्ट ऑप्शनल है। ओके, और यहाँ पे अपना जो कोड है या सोर्स फाइल के लिए जो गाइडलाइंस है वो कंप्लीट हो गई। स्ट्रक्चर क्लियर है एवरीवन? ये ड्रॉ करके लो, मेरे साथ ही ड्रॉ किया है तो वेल एंड गुड, और हो जाता है तो बस डन करके डी टाइप करो। ग्लोबल डिक्लेरेशंस ये ऑप्शनल रहते हैं, फिर आप ग्लोबली कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। अब उसके लिए हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होते हैं वो देखना होगा, ओके? तो नॉट नेसेसरी आपके पास ग्लोबली कोई वेरिएबल होना ही चाहिए, नहीं होता है फिर भी चलेगा। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन कही थी आपको, मेन फंक्शन इज मैंडेटरी, राइट? सब कुछ ऑप्शनल है लेकिन मेन फंक्शन मैंडेटरी है, ऐसा क्यों? या मेन फंक्शन कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। सो सिंपली यहाँ पे रहेगा void main opening closing round brackets and then opening closing curly brackets, और यहाँ पे आपको जो कोड लिखना है वो कोड आप लिख सकते हो। इसे मैंने नेम दिया इस फाइल को demo.c, ठीक है? यहाँ पे ना ग्लोबल डिक्लेरेशन है, ना हेडर फाइल इंक्लूजन है, कोई कमेंट्स भी नहीं है,
ये कमेंट नहीं है, यहाँ पे आपको कोड लिखना है इसलिए मैंने वो लिखा है, ठीक है? तो सिंपल जो वॉइड मेन फंक्शन का उन्होंने कंपल्शन किया था, बस उतना ही फंक्शन हमने लिखा है और इस फाइल को नेम दे दिया डेमो.सी। इस फाइल को अगर आपको कंपाइल करना है, तो क्या कमांड रहेगी? यस, डेमो.सी फाइल को आपको कंपाइल करना है, तो कमांड क्या रहेगी? परफेक्ट। कमांड विल बी जीसीसी डेमो.सी। तो यहाँ पे आपने फाइल कंपाइल कर दी विद द हेल्प ऑफ जीसीसी डेमो.सी। इसके हेल्प से हमें क्या मिलने वाला है? बाइनरी फाइल। So we are going to get either a.out or a.exe, and then we will execute these files। तो इन फाइल्स को एग्जीक्यूट करके फिर हमें क्या मिलेगा? आउटपुट। ठीक है, ओके। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपके इस डेमो.सी फाइल में मेन फंक्शन प्रेजेंट है, तभी आपकी फाइल एग्जीक्यूट हो सकती है। अगर आपके फाइल में मेन फंक्शन ही नहीं है, तो आप फाइल कंपाइल कर सकते हो, लेकिन आप उस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ओके, ऐसा क्यों है? इसका रीजन है, ये जो मेन फंक्शन आप लिख रहे हो ना, दैट मेन फंक्शन इज ए एंट्री पॉइंट। सो मेन इज अ एंट्री पॉइंट। और ये एंट्री पॉइंट कैसे बना? क्योंकि आपका जो ओएस है, वो आपके मेन फंक्शन को कॉल करता है। सो ओएस कॉल्स मेन फंक्शन। क्लियर है? वो बाइनरी फाइल है। तो बाइनरी फाइल कंपाइल होगी a.out। हाँ, करेक्ट। डिफॉल्ट नेम है। आप कोई भी फाइल अगर कंपाइल करते हो, तो बाइनरी फाइल को बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली ए नेम दिया जाता है। आपके फाइल का नेम डेमो है, लेकिन कंपाइल आपने जीसीसी की हेल्प से किया कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको जो नेम देगा वो a.exe या a.out यही रहेगा। अगर आपको इस ए का नेम चेंज करना है, ए की जगह पे डेमो करना है, वो आप कर सकते हो बाद में, लेकिन जब इम्प्लिसिटली फाइल क्रिएट होगी, a.out यही नेम रहेगा। यस, ये जो लाइन पर्पल कलर में नीचे लिखी है वो क्लियर है? मेन इज ए एंट्री पॉइंट, ओएस कॉल्स मेन फंक्शन। यस एवरीवन। और इसीलिए मेन फंक्शन कंपलसरी है। विदाउट मेन फंक्शन आप आगे का एग्जीक्यूशन कर नहीं सकते, वो फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं बनेगी। ओके, अब अभी तक आपने आई थिंक वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स लिखे हैं, राइट? सबको वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स पता है? यस। तो मैं कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे लिखती हूँ, बस आपको बताना है वो वेरिएबल नेम वैलिड है या इनवैलिड है। सो टाइप वी फॉर वैलिड, टाइप आई वी फॉर इनवैलिड। ओके,
यस। फर्स्ट वेरिएबल नेम मैंने लिखा है, बस बता दो, इज इट वैलिड और नॉट। आई डोंट नो, ये आंसर अभी वैलिड ही नहीं है मुजम्मिल। ओके, क्योंकि मैंने आई थिंक डे 1 या डे 2 पे ही बताया था, टेक्निकल स्टार्ट होने के बाद, कि आपको कंपलसरी वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स देखने हैं, लिखने हैं। तो ये क्यों नहीं हुआ, ये देखो। और यहाँ पे सबसे आंसर्स एक्सपेक्टेड है, एवरीवन। इनवैलिड क्यों है, अब रीजंस बताओ, व्हाई इट इज इनवैलिड। Okay, it is starting with special character. Name must begin with letter or underscore. ओके शक्ति, ठीक है। तो बाकी लोगों के आंसर्स देख के, कैन आई राइट दिस ABC@1? अब चलेगा? इट इज स्टार्टिंग विथ कैरेक्टर, वैलिड है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप वेरिएबल नेम स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में, दोनों में लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, डेटा टाइप अभी इग्नोर कर दो विष्णु। अभी बस मुझे बताओ, वेरिएबल नेम अगर ऐसे देते हैं तो वो वैलिड रहेगा या नहीं? ABC@1। नो। क्यों? यस, हर्षद, अपर्णा, साक्षी, ज्ञानेश्वर। ये वैलिड क्यों नहीं है? So that means variable name cannot contain special characters. Perfect. Special characters are not allowed in variable name. ये रूल ध्यान में रखो, फिर वो स्पेशल कैरेक्टर आगे आए, पीछे आए, बीच में आए, कहीं पे भी आए, अलाउड ही नहीं है। एक्सेप्शनल स्पेशल कैरेक्टर कौन सा है? वो है अंडरस्कोर। सो इफ आई एम राइटिंग ABC_1, इज इट वैलिड? यस। परफेक्ट। कैन आई राइट दिस फोर्थ वन? इज इट वैलिड और इनवैलिड? नो। ओके, इनवैलिड। और रीजन क्या है? स्टार्टिंग विद डिजिट्स। परफेक्ट। फिफ्थ वैलिड है या इनवैलिड है? फिफ्थ नंबर वैलिड है या इनवैलिड है? व्हाई इनवैलिड?
नो स्पेशल कैरेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब आपका वेरिएबल नेम अल्फा न्यूमेरिक हो ही सकता है, बस डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, राइट? तो अगेन फिफ्थ वन इज वैलिड। यस। सिक्स्थ वन वैलिड है या इनवैलिड है? ओके अपर्णा, सिद्धांत, स्नेहल, ओके। परफेक्ट, so it is also valid. Yes, seventh one. Is it valid or invalid? जिनका कहना है इनवैलिड वो रीजन बताओ, जो कह रहे हैं वैलिड है उनका रीजन क्लियर है कि अल्फा न्यूमेरिक है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। इनवैलिड जो बोल रहे हैं उनसे रीजन चाहिए। परफेक्ट। Volatile is a keyword and keywords are not allowed as a variable name. जिन्होंने कीवर्ड्स अच्छे से किए हैं उन्हें याद होगा कि वोलाटाइल ये अपने कीवर्ड्स में आता है। व्हाट अबाउट एट नंबर? इज इट वैलिड और इनवैलिड? ओके। वेरी नाइस। कीवर्ड में एक रूल था, कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव, सॉरी, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ये रूल सुना था, देखा था? वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। आप सबको लगा ये फ्लोट डेटा टाइप है, ये फ्लोट कीवर्ड है, इसकी वजह से सबने आंसर दिया इनवैलिड। लेकिन फ्लोट का एफ जरा देखो, स्मॉल है या कैपिटल? इट इज कैपिटल, राइट? करेक्ट। विथ कैपिटल एफ फ्लोट कैन नॉट बी अ डेटा टाइप कीवर्ड। तो जो फ्लोट आपने एज अ डेटा टाइप कीवर्ड देखा है वो विथ स्मॉल एफ होता है। ये आपको एज अ वेरिएबल नेम अलाउ नहीं करेगा, लेकिन इसी एफ को अगर मैं कैपिटल कर देती देन इट विल बी अ वैलिड वेरिएबल नेम। क्लियर है? यस। तो ये रूल भी जरूरी है कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। आई होप वेरिएबल डिक्लेरेशन के सारे रूल्स अब आपको क्लियर है, करेक्ट? एक और रूल रहता है, वो कुछ 32 33 कैरेक्टर्स से ज्यादा कैरेक्टर नहीं होने चाहिए किसी भी वेरिएबल नेम में। लेकिन ये ऑब्वियस है, कोई भी इतना लेंदी वेरिएबल नेम नहीं रखेगा, उसे टाइप भी करना है, याद भी करना है, ठीक है? तो आप भी मत करना। यस। तो आई थिंक अभी किसी ने तो
डेटा टाइप मेंशन किए थे, तो यस विदाउट डेटा टाइप हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और वेरिएबल डिक्लेरेशंस जो हमें मंडे को देखना है, उससे पहले आपसे एक चीज एक्सपेक्टेड है, वो है राइट डाउन रेंज ऑफ ऑल डेटा टाइप्स इन सी। सिर्फ रेंज नहीं लिखनी है, इसी के साथ आपको लिखना है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आल्सो एंड आल्सो मेमोरी रिक्वायर्ड। ठीक है। सो हमें हर एक डेटा टाइप के लिए उसकी रेंज लिखनी है, उस डेटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है वो लिखना है, और उस डेटा टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी लगती है ये भी लिखना है। क्लियर है एवरीवन? यस। एंड फ्रॉम मंडे we will start with variable declaration and then we will start with operators. If possible, then operators भी मंडे को स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट हम देखेंगे वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन, कैसे करना है, मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, कहाँ पे एलोकेट होती है एंड एवरीथिंग। ओके। यस। एनीवन एनी डाउट? नो। नाइस। वैसे क्वेश्चन ना होने के नोट्स कैसे बनाने हैं? जैसे मैंने आपको फॉर्मेट अभी बताया कि टॉपिक क्या था, एटलीस्ट टॉपिक क्या था और उसमें क्या-क्या कवर हुआ है, इतना भी लिख दिया तो भी सफिशिएंट है। ठीक है? पेन पेपर पे नोट्स बना रहे हो तो और भी अच्छा है। अ, अकिया, आई एम रियली सॉरी, मैं ग्रुप में ऐड नहीं करती हूँ, वो एडमिन डिपार्टमेंट का काम है। और अगर आपने फीस पे की है और आगे की प्रोसेसिंग सारी कंप्लीट हो गई है, तो वो वर्किंग आवर्स में उनके ऐड कर देंगे आपको। ठीक है? यस। आज क्लास में क्या हुआ और असाइनमेंट क्या दी, ये दोनों चीजें वहां पे कवर होनी चाहिए। फिर बाकी सब अपनी अपनी असाइनमेंट कर लेंगे। ठीक है? कुछ डाउट्स ना होने के ना दो रीजन होते हैं, या तो सब अच्छे से समझ में आ गया या कुछ भी नहीं समझ में आया। आप कौन से सिनेरियो में हो? आप सिर्फ असाइनमेंट क्या है उतना ही बता देना मुजम्मिल। ओके? बाकी सब अपना अपना लिख देंगे। आप कंप्लीट करके मत शेयर करना। यस। फर्स्ट। तो समझ में आ रहा है सब कुछ? ऑल क्लियर? ओके। ओके फाइन। ओके देन, चलो एवरीवन, रिवीजन का सीरियसली लो। पूरे हफ्ते में क्या हुआ है अच्छे से रिवाइज कर लो। आपके पास 2 दिन है, सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है। और इंडियन टाइम जोन्स को फॉलो करना इतना दिल पे मत लो। मेरी एक बैच है 11 जुलाई की, तो वो पहले ऐसे थे कि 5 मिनट पहले सब आके बैठते थे। हार्डली 2-3 बच्चे ऐसे थे जो लेट ज्वाइन करते थे, वो भी बिकॉज ऑफ सम रीजंस वगैरह। लेकिन आजकल उन्होंने इंडियन टाइम
ज़ोन फ़ॉलो करने का बहुत दिल पे लिया है। तो वो पिछले 1-2 दिन से टाइम पे नहीं आ रहे थे। मैंने उन्हें भी यही बताया है कि इंडियन टाइम ज़ोन फ़ॉलो मत करो। वैसे पता है ना इंडियन टाइम ज़ोन क्या होता है? 10 मिनट का मतलब आधा घंटा। तो अगर आपको कहा जाता है 10 मिनट पहले जॉइन करो, तो आप आधा घंटा बाद में जॉइन करते हो मीटिंग्स। तो ऐसे ही 15-20 मिनट अपने स्टार्टिंग के छूट जाते हैं। तो ऐसे मत करना, टाइम पे ही जॉइन कर लेना। ओके एवरीवन? यस, नाइस। अच्छा, आपको इमोजी सेंड करना आते हैं क्या? मुझे लगा आपको ये सब आता ही नहीं है या फिर आप इतने नींद में होते हो कि आप कुछ सेंड करने के कष्ट ही नहीं लेते हो। ओके विष्णु, गॉट इट। चलो एवरीवन, मिलते हैं मंडे को। बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।